नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए थे। आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करना है हमें, द्विघात समीकरण। देखिए, आपने द्विघात बहुपद तो पढ़े थे पिछले चैप्टर में। द्विघात बहुपद में क्या हुआ करता था? जिसकी घात 2 हुआ करती थी बहुपद की, या कहें कि चर की घात जिसमें 2 हुआ करती थी। वही है बिल्कुल आपकी द्विघात समीकरण। इस बहुपद को समीकरण के रूप में बदलने के लिए समीकरण में क्या होता है? बराबर और कुछ ना कुछ रखा होता है। तो यहाँ पर इसी द्विघात बहुपद के बराबर में कौन रखा हुआ है? 0। वहाँ पर जैसे हम इसके शून्यक निकाला करते थे, यहाँ पर हम इसके मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूल, जिसे रूट्स बोलते हैं। तो शून्यक और मूल एक ही चीज़ है। दोनों के लिए शून्यक बहुपद के हल को कहा जाता है और समीकरण के हल को मूल कहा जाता है। तो द्विघात की पहचान सबसे पहले क्या है आपकी? कि उसमें चर की घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। और चर की कोई भी घात आपकी अपूर्ण या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ना तो अपूर्ण हो, 1/2 हो गई, 3/4 हो गई, इस तरीके से, और ना ही आपकी वो ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी कि -1 हो गई, -2 हो गई, उस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो पहला ही प्रश्न है इसमें इनकी पहचान करना कि द्विघात हैं अथवा नहीं। करते हैं हम इसमें 4.1 का प्रश्न। पहले प्रश्न का पहला ही पार्ट आपको दे रखा है, x+1 की घात 2 और बराबर में 2 गुणा x - 3। तो हम इसे हल करके देखेंगे कि ये द्विघात है या नहीं। वैसे तो हमें पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इधर जब इसे सॉल्व करेंगे तो x² आएगा और इधर x रहेगा, तो x² से ऊपर की घात इसमें है नहीं कोई भी, तो ये द्विघात समीकरण होगी। पर हम इसे हल करेंगे। हल करने का तरीका, a + b के होल स्क्वायर का सूत्र इसमें लगाइए। x² प्लस में 2x प्लस में 1 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 2x माइनस में 6 हो जाएगा। सबको उठा के इधर लाइए। x² प्लस में 2x, इधर आएगा माइनस के 2x, प्लस के 1 है और प्लस के 6 हो जाएंगे बराबर 0 के। इस 2x से ये 2x कट जाएगा, तो ये रहा x² प्लस में 7 बराबर 0 के, ठीक है। तो द्विघात है आपका, द्विघात बहुपद बन रहा है आपका लेफ्ट साइड में, तो ये द्विघात समीकरण भी है। x इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, परंतु x इसमें है और उसका गुणांक आप 0 ले सकते हैं। 0x प्लस में 7 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो ये आपकी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करके देखेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि द्विघात ही आना चाहिए। 3 घात 4 घात अगर हो रहा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। आगे के प्रश्न इसी तरीके से गुणा करके और हल करके देखेंगे आप। अब आगे प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में फिर आपकी वही युगपत समीकरणें चलती हैं जैसे हम पीछे उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमने समीकरणें बनाई थी। आपको शब्दावली दी जाती थी, कोई सेंटेंस दिया जाता था और उसके आधार पर हम समीकरण बनाया करते थे। यहाँ भी ऐसे ही है आपका। यहाँ पर अननोन्स आपके पास 1 होगा, ठीक है। जिसे हमें ज्ञात करना है वो 1 होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपके पास 2 अननोन्स हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के आधार पर हम समीकरण को बनाएंगे। देखिए, दूसरे का पहला ही पार्ट देखिए। पहले पार्ट में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड अगर होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। यानी कि हम इसे L गुणा B भी लिखते थे, और ये हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर के। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। इसकी लंबाई प्रश्नानुसार इसकी लंबाई आयताकार खेत की जो है भूखंड की, उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो यहाँ से हम L का मान जो होगा उठा के इसमें शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए B में आपकी एक समीकरण आ जाएगी जिससे चौड़ाई निकलेगी, और चौड़ाई से फिर हम उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं इसमें रख के। इसे आप समीकरण 1 कहें, इसे समीकरण 2 कहें, ठीक है। तो
L का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए प्रतिस्थापित। ये क्या रखा जाएगा यहाँ पे L के स्थान पर 2b प्लस में 1, यहाँ पर L के स्थान पर हमने ये मान रख दिया, और इनटू में b बराबर 528 के। b के अंदर गुणा कीजिए 2b स्क्वायर प्लस में b बराबर 528 के। ठीक है, 528 को भी इधर ले आइए, 2b स्क्वायर प्लस में b माइनस में 528 बराबर 0 के। ठीक है, अब याद कीजिए गुणनखंड। अब इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमें b का मान मिलेगा, और b का मान वो इस l के मान में हमें रखना होता है। परंतु इस प्रश्न में मात्र हमसे यही पूछा गया है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में हमने निरूपित कर दिया इसे, यहीं पे हमारा काम खत्म हो जाता है। अगर ये कहता है इसमें कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए या निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, तब हमें इसे पूरा को हल करना पड़ता। पर मैंने आपको बता दिया, इसके बाद क्या करेंगे, आप गुणनखंड विधि का सहारा ले सकते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आप खुद इसके गुणनखंड करके देखेंगे क्या आएंगे। नहीं कह रखा है फिर भी आप गुणनखंड करके देखेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट में कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे आपके पास। अगर पहला धन पूर्णांक आप x मान लें तो दूसरा क्या होगा। देखिए, अगर एक धन पूर्णांक मैं कहूँ आपका 17 है, तो उससे अगला धन पूर्णांक कौन होगा, 18 होगा। कैसे प्राप्त होता है, एक जोड़ के। तो अगला धन पूर्णांक यहाँ पे कौन होगा, x प्लस 1 होगा। और प्रश्न में क्या कहा गया है, इनका गुणनफल, इन दोनों धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। अंदर गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 के इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 306 बराबर 0 के। ये हमारा समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। गुणनखंड करके हम x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। गुणनखंड करने आपको याद होंगे, बताया था आपको कि इस चिन्ह को ध्यान से देखिए, काहे का है ये, माइनस का है। तो अंतर के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर तो 1 आए और गुणा 306 आए, वो आपको ढूंढना है। और ढूंढने के बाद आप इसका स्प्लिट द मिड टर्म्स, मध्य पद को तोड़कर आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरे पार्ट में कहा गया है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु जो है इसमें वो अननोन्स मान के चलेंगे, तो उसे x ले लीजिए। रोहन की आयु वो हमने मान ली x है। ठीक है, तो उसकी मां की आयु कितनी होगी, फिर वो कहा गया है कि 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26, ये रोहन की मां की आयु हो गई। इसने कहा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अब से 3 साल बाद, वही प्रश्न जैसे उसमें हमने किए थे। अगर अब इसकी आयु x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3 हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 और माँ की आयु वो आपके पास हो जाएगी, जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 29। और प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल कितना हो जाता है हमारे पास, ये दिया गया है 360 के। इनकी गुणा कर लेंगे अब आप लोग, तो ये गुणा आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में 87 बराबर 360 के, या एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और 360 इधर आके घटेगा इसमें से। ठीक है ना। तो हमारे पास बचेंगे 3, 7 और 2 माइनस के 203।
73 बराबर 0 के। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण हो गई। इसे हल करेंगे, फिर वही अगली प्रश्नावली में हल करने वाले प्रश्न हैं। अभी तो केवल ये बनाने वाली है, आपको समझाया जा रहा है कि कैसे समीकरणों को इन्हें बनाया जाता है। अब इसका चौथा और अंतिम पार्ट, चौथे पार्ट में आपको दे रखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो अननोन कौन है? रेलगाड़ी की चाल, वो हम मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल आपने कितनी मान ली? x मान ली। दूरी कितनी है? दूरी आपको दे रखी है 480 किलोमीटर, और ये अगर किलोमीटर में दे रखी है तो चाल भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब लगने वाला समय क्या होगा? आपको पता है दूरी बटे चाल होता है समय। दूरी कितनी है? 480, और चाल कितनी है हमारे पास? x। इतने घंटे हमारे पास ये समय हो गया, यानी कि ये नियत समय है, अगर उसकी चाल घटाई या बढ़ाई ना जाती। अब ये कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। प्रश्नानुसार चाल कितनी कर दी गई इसकी? x माइनस 8, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई, तो x माइनस 8 हो जाएगी। तो कह रहा है कि जो पहले समय लग रहा था उससे 3 घंटा कम लगेगा। तो समय क्या है? अब समय होगा, दूरी तो वही है हमारे पास, और चाल हमारी कितनी कर दी गई? x माइनस 8। तो जो पहले समय लग रहा था, पहले कौन लग रहा था? ये 480 बटे x, इससे 3 घंटे अधिक लगते हैं। ये 3 घंटे अधिक हो गए। अब हम इसका लघुत्तम लेके इसे हल कर सकते हैं। 480 बटे x माइनस 8 बराबर, इसका लघुत्तम लेंगे, इधर x आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 480 माइनस में 3x के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर तो आपके पास 480x हो जाएगा, इधर जब गुणा करेंगे इसकी गुणा x की, 480x होगा, माइनस में 3x स्क्वायर होगा, माइनस में 480 गुणा 8 होगा, तो 480 में 8 की गुणा करेंगे, ये हो गई 3640, और 8 की गुणा फिर 3x में करेंगे तो प्लस के 24x। देखिए इससे तो ये कट रहा है यहाँ पे। अब इधर क्या बचेगा आपके पास? 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई। पूरी में से आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये माइनस का पद है, ये समाप्त हो जाएगा। इधर 0 रखा ही हुआ है तो इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं माइनस का। तो किसी भी एक द्विघात समीकरण को किसी एक संख्या से गुणा कर दें, भाग कर दें, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं? माइनस से पूरी समीकरण को गुणा कर दे रहे हैं, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये हो गया 3x स्क्वायर, 24x को यहाँ पे लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, माइनस के 24x, और माइनस वाला ये प्लस का हो जाएगा 3640 बराबर 0 के। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई। इसे हल करने के जो तरीके होंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे हम। आप लोग अब पहली प्रश्नावली को पूर्ण करेंगे और देखेंगे कि समीकरणों को कैसे बनाया जाता है। हल करना हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। वैसे हल करना आपको आता है, गुणनखंड विधि आपको आती है, आपने इसे बहुपद में भी करा है, आपने कक्षा 9 में भी करा है, जब वहाँ पे बहुपदों के गुणनखंड आपसे करवाए जाया करते थे। तो वही गुणनखंड यहाँ पे द्विघात समीकरण में भी आपको करने होंगे। तो आज 4.1 पहली एक्सरसाइज को आप पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।